सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ऑब्वियसली ये हम लोग अभी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए, अगर सोचिए कार्बन है ये, ठीक है, और ये आपका हैलोजन है। तो भाई हमने पहले ही बताया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है हैलोजेंस जो है राइट की तरफ होते हैं। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है ना, जैसे बोरॉन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये राइट की तरफ है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, फिर नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आपको देखिए बहुत अच्छे से पता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मतलब ये वाला जब बॉन्ड बना होगा तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, तब ये बना है। और हमने जैसे बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये जो हैलोजन ग्रुप है ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो दोनों का है एक एक, ये उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब देखिए इसकी वजह से क्या है, ये वाला सेंटर जो है इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इसमें किसका अटैक होने का संभावना है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का। ओके, अब देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा बॉन्ड है ये पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड मतलब इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट है। नेट डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दिखाते हैं, तो इस तरफ इसमें नेट डाइपोल मोमेंट है। ओके, अब देखिए बात है कि हम तो एक्स लिख रहे हैं, इसको हम जनरल बोल रहे हैं, पर अगर हम इसकी जगह में ऐसे डिस्कस करेंगे, सोचिए कि हम ऐसे डिस्कस करें, ये फ्लोरीन है, फिर इसके नीचे ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये हमारा आयोडीन है। तो अब हमें इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है। ओके, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है, पर वो उसमें वैल्यूज़ दी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये तो बहुत ही एक कॉमन बात है ना, कि आपने पहले से भी पढ़ा होगा कि जो हमारा साइज़ है, जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं साइज़ बढ़ता है। मतलब फ्लोरीन अगर सोचिए कि ऐसा होगा तो क्लोरीन इससे बड़ा होगा, ब्रोमीन इससे बड़ा होगा, और आयोडीन उससे भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में डिसेंड डाउन करते हैं, जो शेल्स होते हैं ऐड होने लगते हैं। आपको पता है ना, ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले पीरियड में n=1 फील होता है, उसके नीचे वाले पीरियड में मतलब सेकेंड पीरियड में n=2 फील होता है। तो मतलब नीचे जैसे जाते हैं ग्रुप में साइज़ हमारा बढ़ता रहता है। और देखिए साइज़ बढ़ने से क्या होगा, ऑब्वियसली देखिए आप ध्यान देखिए ना, अगर साइज़ बढ़ रहा है तो अगर सोचिए, देखो ये वाला तो कॉमन रख रहे हैं हम लोग, ये C वाला तो कॉमन रख रहे हैं, तो अगर फ्लोरीन का साइज, क्लोरीन का ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का ज़्यादा है, फिर आयोडीन का ज़्यादा है, तो भाई इसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ तो बड़ा होगा ना। क्योंकि अगर ये सोचिए वही है, ये अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ, भाई इसके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ता है। अब दूसरा वाला प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, आप ये पूरा एनसीईआरटी में देख सकते हैं, पूरा अच्छे से दिया हुआ है, मतलब इसका डेटा दिया हुआ है। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी आप नॉर्मल उसमें टर्म्स में कह सकते हैं कि आपको बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें क्या देखना है ना, अब इसमें खुद देखिए ओवरलैप देखिए, कार्बन फ्लो देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, पर कार्बन और फ्लोरीन का ओवरलैप अच्छा हुआ होगा। फिर कार्बन ही था लेकिन क्लोरीन बड़ा हो गया, फिर कार्बन ही था लेकिन ब्रोमीन और बड़ा हो गया, फिर कार्बन ही था लेकिन आयोडीन बहुत बड़ा हो गया। तो ओवरलैप धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो ओवरलैप खराब होने की वजह से बॉन्ड तोड़ना आसान हो रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसका होगा? ये ऊपर वाले का होगा, मतलब कार्बन फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि ओवरलैप धीरे धीरे खराब हो रहा है। ओके, अब एक है पॉइंट जो है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट = चार्ज इंटू लेंथ। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, चार्ज इंटू लेंथ। लेंथ मतलब बॉन्ड लेंथ, और चार्ज मतलब जो भी ग्रुप है उसका चार्ज, ठीक है। तो आप देखिए अगर चार्ज के टर्म्स में देखा जाए तो फ्लोरीन का चार्ज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और लेंथ के टर्म्स में देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है ना इसमें, क्योंकि हमने कहा कि डाइपोल मोमेंट = प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू लेंथ, ठीक है। तो जब दोनों को मिला के ये ऑर्डर होता है ना कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जो हमारा है वो इसका होता है, ठीक है। फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, मतलब पहले CCl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर CF का,
फिर CBr का और फिर Ci का, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट जो है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू लेंथ, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए ये ऑर्डर है। ओके, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इससे आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा ही सिमिलर केस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी CCl का, मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। ये आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, जब हम क्लास 11th में पढ़ते हैं तो ये आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा किसका होता है ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा ज़्यादा होता है CCl का। क्योंकि क्यों? अब देखिए CCl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ज़्यादा है CF से? क्योंकि देखिए CF जो है, अभी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, इसका इस टॉपिक से ऐसा सच रिलेशन नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए F जो है ना यार, बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स ना, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेने में उसको मुश्किल होती है, वो चाहता है लेना पर मुश्किल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, लेकिन उसको लेना मुश्किल होता है, उसकी जगह Cl आसानी से ले लेता है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है ये बात। ओके, अब हम देखिए इसी चैप्टर के अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो है प्रिपरेशन, मतलब मेथड्स। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में हम लिखेंगे हेलो एल्केन्स। ओके, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन। तो कोई भी चीज़ का अगर पढ़ाई कर रहे हैं कि इस बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना आना चाहिए लैब में ना। तो हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोग पहला जो मेथड, जो प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे, वो हम देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आपके हेलो एल्केन्स को। ओके, अब देखिए अल्कोहल मतलब ROH। तो पहला मेथड देखिए, ROH में अगर हम HCl डालें और उसके साथ डालें ZnCl2, तो ये हमारा लुईस एसिड कैटलिस्ट है। लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा? आपके रिएक्शन को फास्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ऑल्दो NCERT में मैकेनिज्म नहीं दिया है, सीधे आंसर दिया है, पर आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। देखिए हम लोग आंसर में बनाएंगे क्या, देखिए हम लोग बनाएंगे एक हेलो एल्केन और पानी निकलेगा। ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म हम आपको दिखाएंगे। आपको पता है कि अल्कोहल अगर ये ऑक्सीजन बनाए हैं तो इसमें लोन पेयर है, क्लियर, इसमें लोन पेयर है। ये एसिड है, एसिड क्या होता है यार, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, तो ये H+ डोनेट करेगा। तो इस H+ को जो है इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा ना, ये वाला लोन पेयर जो है ये H+ को दे देगा। ठीक है, ये अपना लोन पेयर H+ को दे देगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये वाला जो इस ऑक्सीजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा H3O+। देखिए ये लोन पेयर इसको दे दिया। ठीक है, जब ये लोन पेयर इसने इसको दे दिया ना, तो अब आपका देखो ये देखना है कि ये लोन पेयर तो इसने इसको दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे ऑक्सीजन पे आ गया। हम आपको दिखाते हैं कि इसके नेक्स्ट में क्या बनेगा, इसके नेक्स्ट में बनेगा OH। ये लोन पेयर इसको दे दिया, ये इस पे आ गया। अब देखिए जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, वैसे ये भी अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये लीव कर देंगे। आपको पता होना चाहिए OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, लेकिन अगर OH H2O+ हो जाए तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, R+ बन जाएगा और H2O न्यूट्रल बन जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है ना कि जब ये H+ दिया था तो इसके पास Cl- भी तो था, तो ये R ये Cl- ले लेगा और ये बना लेगा RCl+ पानी। ओके, तो इससे क्या हुआ, बन गया ना आपका हेलो एल्केन। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। अब देखिए जिंक क्लोराइड क्या कर रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जिंक, देखिए जिंक क्लोराइड क्या होता है ना, एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है। तो वो क्या करेगा, इसके सेपरेशन H और Cl के सेपरेशन में मदद करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, Cl लेना चाहेगा। ये वाला आप ना फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एराइलेशन में भी पढ़ते हैं कि वो जैसे उसमें हम लोग FeCl3 डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, Cl को अपनी तरफ वो Cl को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये अपने Cl को, इसका इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो इसका सेपरेशन आसान हो जाएगा। इस वजह से ना स्पीड बढ़ जाएगा रिएक्शन का। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ZnCl2 ये क्या करेगा, इसको सेपरेट करने में आसान कर देगा। ये कैटलिस्ट है। अब आप खुद देखिए ना, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होता है। अब देखिए ये किसी वजह से तो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है। ओके, क्योंकि NCERT में जब आप रीड करेंगे तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। आपने ये देखा था कि जब ये बन रहा था तो R+ बना और ये Cl- यहाँ पे अटैक पे, तो R+ देखिए, अगर ये तो डिपेंड करेगा R क्या है ना। अगर मेरा R सोचिए कोई टर्शियरी ग्रुप है, टर्शियरी अल्कोहल,
तो देखिए अगर R मेरा ये टर्शियरी ग्रुप है तो भाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम आपको बताएं कि ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर सोचिए हम यहाँ H बनाते हैं, ये सेकेंडरी है कार्बोकेटाइन और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो अब देखिए आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी हम देखते कैसे हैं। तो अगर कोई भी कार्बन है, मतलब ऑब्वियसली या तो जिस पे फंक्शनल ग्रुप है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल में कोई sp3 कार्बन है, उस sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन है ना, 3 sp3 कार्बन, 1 2 3, उस sp3 कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। वैसे इस वाले कार्बन के बगल में sp3 कार्बन पे कितना देखिए इस कार्बन के बगल वाला हाइड्रोजन नहीं देखना है, इस कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, इस पे 3 है, इस पे 3 है, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बगल में एक sp3 कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए रियलिटी क्या होता है ना कि जितना आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना पाते हैं, और जितना हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे उतना स्टेबल होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया आप क्लास 11th में अगर पढ़े होंगे तो आप उसमें एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए हम ये तो जानते हैं कि ठीक है, ये हम आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे कि लिखा है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, पर उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करना होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, ठीक है, उसमें आप बस देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है, जितना अल्फा हाइड्रोजन है उतना स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो भाई ये जब R+ बन रहा था तो ये इसमें इतना सारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो टर्शियरी वाला ग्रुप होता है ना, मतलब टर्शियरी अल्कोहल है, उसको लुईस एसिड की नीड नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी को लुईस एसिड का बहुत नीड होता है, ठीक है। आप ये एनसीईआरटी का एक लाइन है, आप रीड कर सकते हैं, उसमें लिखा है कि द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को जरूरत है। विद टर्शियरी अल्कोहल्स द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा और बस आप शेक करिए, उससे हो जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि भाई पहले से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो स्टेबल बन रहा है, उससे ज़रूरत नहीं है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या करेगा? स्पीड करेगा रिएक्शन को स्पीड देगा, पर ये तो पहले से स्टेबल है ना, स्पीड है ही, ओके। तो ये देखिए एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ऐसे हम बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कुछ और देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, आपको देखिए कुछ रिएक्शंस अभी हम जो बोलेंगे वो आपको एकदम एग्जैक्टली याद कर लेना है, ठीक है। ये वाला मतलब अभी हम लोग हेलो मतलब जो हम लोग ये कर रहे हैं मतलब क्लोरीन ग्रुप वाले के हिसाब से ही कर रहे हैं। आप देखिए कुछ आपको एकदम बहुत ध्यान से याद कर लेना पड़ेगा। जैसे आप देखिए अगर आपके पास ROH है, ठीक है, अभी हम अल्कोहल से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया, ठीक है, तो क्या बनेगा? अगर ये आपने 3 मोल लिया, आप देखिए बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, तो 3 मोल क्या बनेगा? RX बनेगा। RX मतलब RX यहाँ पे हम RCl ले लेंगे तो बेटर है, आप यहाँ पे R को Cl लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बनेगा प्लस H3PO3 आपका बनेगा, ठीक है। आप देखेंगे H3PO3, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसमें क्लोरीन कम है, मतलब देखिए 2 ऑप्शन, एक हम PCl5 वाला बताएंगे जिसमें क्लोरीन कम है, उसमें बस 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ये और एक ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका हमारा होता है फॉस्फोरस एसिड, ये हमारा है फॉस्फोरस एसिड। ये सीधे एनसीईआरटी पूछता है, इवन आपको जो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर उसमें भी काम आएगा। और एक और होगा PCl5 के साथ, PCl5 में 3 प्रोडक्ट बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो आपका RX बनेगा या RCl बनेगा, एक POCl3 बनेगा, ठीक है, और इसके अलावा एक HCl बनेगा, फाइन। और एक और रिएक्शन है ROH के साथ थायनिल क्लोराइड का, SOCl2। ये सब देखिए क्लोरीन का सोर्स होते हैं। ये बनाएगा RCl प्लस SO2 बनाएगा प्लस HCl बनाएगा। और हाँ, ये वाला जो मेथड है ना, ये बहुत ही मतलब हम लोग इसको इसी से करना प्रेफर करते हैं। आप पूछेंगे मैम क्यों, हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं इससे करना? क्योंकि देखिए इसमें 2 गैस रिलीज़ होगा, गैस हट जाएगा रिलीज़ होके, तो हमें ये प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस भी होता है, क्योंकि जहाँ पे गैस रिलीज़ होता है ना, हम उसको फेवर करते हैं, तो ये मेथड बहुत फेवर्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपको सोचिए ब्रोमीन या आयोडीन, देखिए ये तो हम ज़्यादातर क्लोरीन वाला प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जैसे CH3Cl हो गया, मिथाइल क्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हैं। पर अगर आपको सोचिए ब्रोमीन और आयोडीन प्रिपेयर करना है, ठीक है, मतलब ब्रोमो सोचिए आपको ब्रोमीन लगाना है, मतलब CH3Br CH3I इस तरह का लगाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप वही करेंगे, अल्कोहल लेंगे, उसके साथ ये जो जैसे रेड फॉस्फोरस लेंगे
और उसमें वो हैलोजन लेंगे जो आपको प्रिपेयर करना है। वो हैलोजन या तो आप देखिए ब्रोमीन लीजिए या आयोडीन लीजिए, क्योंकि देखिए हमको ऐसा तो नहीं कि बस अब क्लोरीन ही जनरल होता है इसलिए हम उसी का प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना, हमें तो ब्रोमीन और आयोडीन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे इन situ लेते हैं, मतलब रिएक्शन में लेते हैं इन situ, मतलब उसी में जनरेट हो जाएगा। तो फिर इससे क्या बनेगा, RX आपका आयोडीन या ब्रोमीन बन जाएगा इससे। ओके, अब इसके बाद हम कुछ रिएक्शंस जो और प्रिपरेशंस अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।